नमस्कार दोस्तों। गवर्नमेंट कॉलेज जनता के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट यांत्रिकी में घूर्णन गति के अंतर्गत जो हमने टॉपिक पिछले वीडियो में देखा था वो था कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल कहाँ और किस प्रकार के निर्देश तंत्रों पर लागू होता है तथा क्या होता है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में बात की थी। मैं अब एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि कोरियोलिस बल एक छद्म बल है जो केवल घूर्णी निर्देश तंत्रों में प्रेक्षित होता है। घूर्णी निर्देश तंत्रों में जो प्रेक्षक हैं उन्हीं को प्रेक्षित होता है तथा यह केवल उन्हीं कणों पर लागू होता है जो कण घूर्णी निर्देश तंत्र के अंतर्गत रेखीय गति कर रहे हैं। अर्थात कण का घूर्णी निर्देश तंत्र में होना आवश्यक है और वो उसमें भी रेखीय गति कर रहा हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई प्रेक्षक है जो घूर्णी निर्देश तंत्र से देख रहा है तथा वो जिस कण को देख रहा है वो रेखीय गति कर रहा है, तो उस कण पर कोरियोलिस बल लगता हुआ प्रतीत होगा। इसी के साथ एक और छद्म बल हमने प्रेक्षित किया था जो घूर्णी निर्देश तंत्र में स्थित जो स्थिर कण है उन पर भी लागू होता है, वो था अपकेंद्रीय बल। तो घूर्णी निर्देश तंत्रों के अंतर्गत जो दो छद्म बल हमने देखे थे वो थे एक तो कोरियोलिस बल और एक अपकेंद्रीय बल। अब पृथ्वी भी एक घूर्णी निर्देश तंत्र है, तो ऑब्वियसली ये एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र जहाँ भी होगा तो उस निर्देश तंत्र में स्थित प्रेक्षक को कणों पर छद्म बल लगते हुए प्रतीत होंगे और पृथ्वी पर जो भी कण उपस्थित हैं उन पर दो छद्म बल हमें प्रेक्षित हो सकते हैं। पहला तो अपकेंद्रीय बल जो पृथ्वी पर स्थित सभी स्थिर कणों पर लागू होगा और कोरियोलिस बल जो पृथ्वी पर स्थित गतिमान या रेखीय गति कर रहे हैं कणों पर प्रेक्षित होगा। तो हम अब देखते हैं कि पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में अगर कोई कण गतिमान है, पृथ्वी की सतह के सापेक्ष कोई कण जो है वो गति कर रहा है, तो उस पर कोरियोलिस बल का क्या प्रभाव होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि पृथ्वी पर हम कोई कण लेंगे और उस कण के लिए हम ओमेगा के घटक प्राप्त करेंगे। ओमेगा है यहाँ पर पृथ्वी का कोणीय वेग। पृथ्वी के कोणीय वेग को ज्ञात करने का सिंपल सा तरीका है, ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है। पाई इक्वल टू जो भी पाई की वैल्यू है 3.14 और जो t है, t अर्थात आवर्तकाल 24 घंटे, इससे जो पृथ्वी का कोणीय वेग है वो हमें लगभग 7.3 गुणा 10⁻⁻5 रेडियन प्रति सेकंड प्राप्त होता है। अत्यल्प है। तो पृथ्वी 7.3 गुणा 10⁻⁻5 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से अपनी अक्ष पर घूर्णन कर रही है। ये है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष। अब इस पृथ्वी के इस सतह पर, ये जो सतह आपको नजर आ रही है, इस सतह पर यहाँ उत्तरी गोलार्ध की हम बात कर रहे हैं, P कोई कण है। इस P कण पर हम जब O जो कि पृथ्वी का केंद्र है उससे सीधी रेखा अगर हम खींचते हैं तो ये होगी पृथ्वी की त्रिज्या। यहाँ पर पृथ्वी को गोल माना गया है, एक स्फीयर माना गया है, इसलिए इसकी त्रिज्या एक समान ली जा सकती है। गणना की सुविधा के लिए ऐसा माना गया। तो ये अगर पृथ्वी की त्रिज्या है तो ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है ये है भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के बिल्कुल बीच है, और O से लेकर भूमध्य रेखा तक की ये दूरी ये स्वयं भी त्रिज्या है। तो इस भूमध्य रेखा तक की त्रिज्या और इस कण
तक की जो त्रिज्या है, इन दोनों के मध्य का जो कोण है लैम्डा, ये कहलाता है अक्षांश कोण। और इस अक्षांश कोण को ही अक्षांश कहा जाता है। तो पी कण के लिए हम कहेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में लैम्डा अक्षांश पर स्थित कोई कण पी है। अब चूंकि ये कोण लैम्डा है, तो यहाँ पी से जो पी कण इस वृत्त के अनुदिश घूमेगा, चूंकि ये पृथ्वी घूम रही है तो पृथ्वी के साथ साथ ये कण भी घूमेगा। तो पृथ्वी की जो मूल स्थिति है उससे ये कण इस तरह का एक वृत्त बनाएगा, घूमते हुए इस तरह के वृत्त का निर्माण करेगा। इस वृत्त का केंद्र है ओ डैश। अब ओ डैश से पी तक अगर हम कोई दूरी कोई रेखा खींच दें, तो इस रेखा और इस पृथ्वी की त्रिज्या के मध्य जो कोण होगा वो भी लैम्डा होगा। ओ रेखा को यदि हम बाहर तक खींच लें तो ये पृथ्वी की जो सतह है उससे एकदम ऊपर की तरफ आ रहा है, ये जेड अक्ष, इसे हम जेड अक्ष मान लेंगे। एक्स अक्ष पूर्वी दिशा को प्रदर्शित कर रहा है पृथ्वी की सतह पर, वाई अक्ष उत्तरी दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो एक्स पूर्व में है और वाई है उत्तर में, जेड है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। पी बिंदु से अगर हम ओमेगा की दिशा को निर्धारित करें तो वो बिल्कुल इस तरह से होगी, ऊपर की ओर। इस चित्र को यदि हम यहाँ से उठाकर यहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, जहाँ पर ये ओ पृथ्वी का केंद्र है, ये पृथ्वी की त्रिज्या है, ये लैम्डा कोण है, और ये है घूर्णन के द्वारा, कण के घूर्णन के द्वारा बनने वाले वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर। अब ये कोण लैम्डा था, ये कोण लैम्डा था, और ये है पृथ्वी की त्रिज्या, और ये है पृथ्वी की सतह पर स्थित वाई डैश अक्ष। तो ऑब्वियसली ये पूरा जो कोण है ये 90 डिग्री का होगा, और यदि ये 90 डिग्री का है तो ये बचा हुआ एंगल 90 माइनस लैम्डा होगा, π/2 माइनस लैम्डा। अब ये उस वृत्त की त्रिज्या थी और ये है ओमेगा की दिशा, तो ऑब्वियसली इन दोनों के मध्य भी समकोण होगा, और यदि समकोण हुआ तो ये बचा हुआ कोण लैम्डा हो जाएगा। एक्स, वाई और जेड तीनों समकोण पर स्थित होते हैं, इसलिए वाई और जेड के मध्य जो अक्ष है वो भी समकोण होगा, और यदि ये लैम्डा है तो ये वाला कोण π/2 माइनस लैम्डा हो जाएगा। इन सभी कोणों के निर्धारण के पश्चात हम इस कण P के लिए ओमेगा के घटक निर्धारित कर सकते हैं, अर्थात कण P के लिए ओमेगा किस प्रकार से लिखा जाएगा। ओमेगा एक सदिश है। अब ओमेगा वाई अक्ष से लैम्डा कोण बना रहा है और एक्स अक्ष से π/2 माइनस लैम्डा। तो ओमेगा का मान कण P के लिए हो जाएगा ओमेगा का वाई डैश दिशा में घटक। वाई डैश दिशा में घटक होगा ओमेगा cos लैम्डा, और इस दिशा में एकांक सदिश है जे कैप। ऑब्वियसली वाई डैश दिशा में जो एकांक सदिश होगा वो जे कैप डैश होता है। यहाँ पर डैश हमने इसलिए लिया है क्योंकि पृथ्वी अजड़त्वी निर्देश तंत्र है, और अजड़त्वी निर्देश तंत्रों के लिए हम डैश वाले साइन का उपयोग करते आ रहे हैं। एक्स दिशा में घटक ज्ञात करने के लिए जेड दिशा में घटक ज्ञात करने के लिए ओमेगा का जेड दिशा में घटक लेंगे, और जेड दिशा में जो एकांक सदिश है वो के डैश होगा। तो ओमेगा का वाई डैश और जेड डैश दिशा में घटक हमने आराम से निकाल लिया। ओमेगा cos लैम्डा जे कैप डैश और ओमेगा साइन लैम्डा के कैप डैश। चूंकि ओमेगा की दिशा और जेड डैश की दिशा के मध्य का कोण है π/2 माइनस लैम्डा। अब इस कोण को जब हम कोश में फिट करेंगे, cos π/2 माइनस लैम्डा, तो वो साइन लैम्डा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये घटक हमें प्राप्त होगा ओमेगा cos लैम्डा जे कैप डैश और ओमेगा साइन लैम्डा के कैप डैश।
अब ये जो कण था P, अब इस पर अगर हम कोरियोलिस बल को ज्ञात करना चाहें तो अभी इस स्थिति में, वर्तमान स्थिति में, ये कण P स्थिर है, और यदि स्थिर है तो घूमते हुए निर्देश तंत्र अर्थात पृथ्वी के सापेक्ष इस पर कोई कोरियोलिस बल नहीं लगेगा। यदि हमें कोरियोलिस बल ज्ञात करना है तो इसे रेखीय गति देनी पड़ेगी, तब जाके इस पर कोरियोलिस बल का प्रभाव देखा जाएगा। तो यदि कण P या कण P पर स्थित या बिंदु P पर स्थित कण v डैश वेग से क्षैतिज तल में गति करता है। क्षैतिज तल कौन सा है? x डैश और y डैश। क्षैतिज तल का अर्थ है ये पूर्व दिशा और ये उत्तर दिशा। पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में के तल में ये गति करता है, तो उसके जो वेग, उसका जो वेग है, उसके जो मान है, घटक है, वो हो जाएंगे v डैश इक्वल टू v डैश x i के प्लस v डैश y j कैप डैश। चूंकि हमने कण की गति को क्षैतिज माना है, हमने ऑलरेडी ये देखा था टॉपिक में कि पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में गतिमान कण होना चाहिए, उस पर हम कोरियोलिस बल का प्रभाव देखेंगे। तो कण को हमने क्षैतिज दिशा में गति देगी और वेग का मान ये प्राप्त होगा। तो वेग हमारे पास है, ओमेगा हमारे पास है, तो हम कोरियोलिस बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। कोरियोलिस बल का जो फॉर्मूला है वो है Fc वेक्टर इज इक्वल टू -2m ओमेगा क्रॉस v डैश, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। ओमेगा क्रॉस की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2.31 से, और v डैश वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे 2.32 से। क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसे हम इस तरह से डिटर्मिनेंट की फॉर्म में रखकर सॉल्व कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करेंगे तो हमें Fc अर्थात कोरियोलिस बल की जो वैल्यू है वो मिलेगी 2mv vy डैश साइन लैम्डा i कैप डैश माइनस vx डैश साइन लैम्डा z डैश के प्लस vx डैश कॉस लैम्डा k कैप डैश। परिमाण जब हम निकालेंगे तो सदिश का परिमाण निकालना हमें आता ही है, और वो हो जाएगा मॉड Fc इज इक्वल टू 2m ओमेगा अंडर रूट vy डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा प्लस vx डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा प्लस vx डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा। इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्री से साइन स्क्वायर लैम्डा प्लस कोस स्क्वायर लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई vx डैश स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा, और ये परिमाण हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो कोरियोलिस बल है हमारे पास Fc वेक्टर, समीकरण 2.33, इसमें एक जो है i डैश कैप और j डैश कैप वाला घटक है। ये तो होगा क्षैतिज दिशा में, क्योंकि ये i डैश की तरफ है और ये j डैश की तरफ है, अर्थात ये तो है पूर्व दिशा का घटक और ये है पश्चिम दिशा का उत्तर दिशा का घटक, जो कि माइनस में है, अर्थात दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो ये हमें क्षैतिज दिशा में प्राप्त हो रहा है। ये जो कोरियोलिस बल का परिमाण जो समीकरण है, इसमें ये घटक जो है वो क्षैतिज दिशा में, जबकि के डैश वाला घटक vx डैश कॉस लैम्डा के डैश के ये z दिशा में है, अर्थात ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। तो इस समीकरण 2.33 से हमें कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक प्राप्त होता है FCH हॉरिजॉन्टल 2m ओमेगा vy डैश साइन लैम्डा i डैश कैप माइनस vx डैश साइन लैम्डा j कैप डैश, और इसका परिमाण हम आराम से निकाल सकते हैं 2m ओमेगा साइन लैम्डा, साइन स्क्वायर लैम्डा जो है वो बाहर आ गया, उसका अंडर रूट निकल गया साइन लैम्डा, और अंदर बचा vz स्क्वायर vz डैश स्क्वायर प्लस vy डैश स्क्वायर। ये हो गया कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक का परिमाण। इसका अर्थ ये है कि क्षैतिज दिशा में कोरियोलिस बल लगेगा, और
ये जो कोरियोलिस बल है ये दाहिनी ओर अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर लगेगा। उत्तरी गोलार्ध में ये कोरियोलिस बल दाहिने ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाहिने ओर लगेगा। हम यहाँ से दिशाओं से ये पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये आई डैश है और ये माइनस जेड डैश है। तो आई डैश जो है एक्स दिशा में और जेड डैश और माइनस जेड डैश जो है वो दक्षिण दिशा की ओर, तो ये इसे दाएं मुड़ा देगा। तो उत्तरी गोलार्ध में यदि कोई कण रेखीय गति करता है तो उस पर दाहिनी ओर कोरियोलिस बल लगेगा। अर्थात हम कोई कण है जो चलता हुआ उत्तरी गोलार्ध में चलता हुआ यदि है तो उस पर दाहिने ओर कोरियोलिस बल लगेगा। इसी प्रकार से यदि वही कण या कोई अन्य पिंड दक्षिणी गोलार्ध में गति करता है तो उस पर बाहिने ओर कोरियोलिस बल लगेगा। साथ ही कोरियोलिस बल का एक उदग्र घटक भी है और ऊर्ध्वाधर घटक भी है, जो हमें इस समीकरण 2.33 से पता लगता है। ये वाला v डैश x cos लैम्डा k डैश कैप, ये है 2m ओमेगा cos लैम्डा v डैश x k कैप। ये ऊपर की दिशा में लगेगा जिसका परिमाण fc वर्टिकल। इसी प्रकार से चक्रवातों के उत्पन्न होने का भी जो प्रभाव है वो कोरियोलिस बल के कारण या कोरियोलिस बल के प्रभाव द्वारा समझाया जा सकता है। वायुमंडल में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उनका कारण क्या है कि पृथ्वी के किसी भी स्थान पर जब तेज गर्मी पड़ती है या कोई अन्य कारण होता है, न्यून दाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है अन्य कारणों से, तो अन्य स्थानों से वायु उस क्षेत्र की ओर अत्यधिक तेज गति से आती है और अत्यधिक तेज गति से आने के कारण वायु के जो कण हैं वो बहुत स्पीड में होने के कारण उन पर कोरियोलिस बल भी लगेगा, क्योंकि कोरियोलिस बल तो पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में गति करने वाले समस्त कणों पर लगता हुआ प्रतीत होगा। तो वायु के कण भी इसमें शामिल हैं। अब यदि वायु के कण उत्तरी गोलार्ध में हैं तो उन पर जो कोरियोलिस बल है वो दाईं दिशा में लगेगा। साथ ही हमने ये भी देखा है कि कोरियोलिस बल का एक उदग्र घटक भी होता है जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगेगा। तो कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में वायु के जो अणु हैं वो कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर तथा उदग्र दोनों दिशाओं में लगते हैं और इस कारण से वो सर्पिलाकार हो जाते हैं और उदग्र दिशा में ऊपर की ओर मुड़ते जाते हैं, वामावर्ती चक्रवातों का निर्माण करते हैं। जैसे कि ये उत्तरी दिशा है, उत्तरी दिशा में आने वाले जो कण हैं वो दाहिनी ओर मुड़ गए इस तरह आने वाले, और इधर से जाने वाले वो भी दाहिनी ओर मुड़ गए। तो इस कारण से जो बीच की जो हवा है वो इस तरह से मुड़ जाती है, इस प्रकार से जो बीच में जो हवा फंस के रह जाती है वो सर्पिलाकार घूमने लगती है। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में वो बाईं ओर मुड़ गए और इस प्रकार से ये एक सर्पिलाकार या सर्कुलर जो मोशन है वो बनने लग गई। इसे ही हम चक्रवात कहते हैं। यहाँ पर ओ पर अल्पदाब का क्षेत्र बन गया और इस अल्पदाब के क्षेत्र पर जो बना है इसे ही हम कहते हैं चक्रवात। और कोरियोलिस बल के उदग्र घटक के कारण इस चक्रवात में जितने भी वायु के अणु हैं वो ऊपर की ओर भी उठने लगते हैं। इस प्रकार साइक्लोन जो चक्रवात है वो बनता है, साथ ही में वो ऊपर की ओर भी बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात बनते हैं वो वामावर्ती होते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बनने वाले जो चक्रवात हैं वो दक्षिणावर्ती होते हैं। तो दाहिनी ओर उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर कोरियोलिस बल लगने के कारण वायु के अणु वामावर्ती चक्रवात का निर्माण करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये जो चक्र है वो वामावर्ती घूर्णन कर रहा है, जिसका कारण है कि वायु के समस्त कण दाहिनी ओर मुड़ रहे हैं। अब दाहिनी ओर मुड़ने के कारण यहाँ पर जो चक्रवात है उसका निर्माण हुआ है और वो वामावर्ती है। इसी चित्र को जब हम बिल्कुल उल्टा करेंगे
तो यहाँ पर ये जो तीर है वो इस तरफ होने के बजाय इस तरफ हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये जो सभी तीरों की जो दिशाएं हैं वो उल्टी यदि कर दी जाए तो इसके कारण ये जो चक्र है वो दक्षिणावर्ती होने लगेगा। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में जो साइक्लोन जो चक्रवात बनते हैं वो दक्षिणावर्ती होते हैं, कारण कि दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल जो है वो बाईं ओर लगता है, किसी भी क्षैतिज दिशा में चलने वाले कण पर बाईं ओर लगता है, तथा उत्तरी गोलार्ध में वही कोरियोलिस बल दाईं ओर लगता है। तो कोरियोलिस बल के कारण साइक्लोन्स की या चक्रवातों की दिशाएं निर्धारित होती है। उत्तरी गोलार्ध में तो वो वामावर्ती होंगे और दक्षिणी गोलार्ध में वो दक्षिणावर्ती होंगे। भूमध्य रेखा पर कोई चक्रवात नहीं आता। तो इस प्रकार से हम कोरियोलिस बल की कोरियोलिस बल का जो प्रभाव है वो पृथ्वी पर स्थित जो क्षैतिज दिशा में गति करने वाले जितने भी कण और पिंड हैं उन्हीं पर इसका प्रभाव देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पृथ्वी पर यदि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कोई पिंड गिर रहा है, ऊपर से नीचे यदि कोई जो पिंड है वो फेंका जा रहा है, तो उस पर कोरियोलिस बल क्या प्रभाव डालता है।